हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग भर्ती 7 मार्च पहली शिफ्ट का आपका एग्जाम दोस्तों फाइनली खत्म हो चुका है, जिसका यहाँ पर आप सभी को मैं 100% रियल क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका आने वाले समय में मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं सभी आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 क्रमागत सम संख्या यानी कि इवन संख्याओं का आपको एवरेज 27 यहाँ पर दिया हुआ था। आगे बोला गया था कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या होती क्या है। देखिए, इवन नंबर का आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एवरेज गिवन है यानी कि 27 और टोटल कितने नंबर है 4। तो यहाँ पर देखिए, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन केवल आपको मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा। विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 सम संख्याओं का एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर ये 27 दिया हुआ है, तो मिडिल में आपको रखना है 27। ठीक है। अब आपको पता है कि 27 के बाद जो आपका इवन नंबर आता है वो आता है 28। देन 28 के बाद आपका इवन नंबर क्या आता है 30, और 27 के बाद पहले क्या आता है 26 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 24। अब अगर आप इन चारों को जोड़ोगे, अगर 4 से वापस से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है 27 वही यहाँ पर निकल के आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, नंबर में आपको देखने को मिल रहा है 24 26 28 और 30। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30। आगे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, तो 24 हो जाएगा। पहली और आखिरी का मल्टीप्लाई भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस भी पूछा जाता है। केवल आपको सवाल करने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी जो भी पूछा जाएगा आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हो। तो 28 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल 30 जो इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 30। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या पूछा था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का आपको औसत यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, आपके वर्ग 3 में इसी प्रकार के सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का आपको एवरेज यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, प्राइम नंबर होता है अभाज्य नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होते क्या है। देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद से डिवाइड होते हैं और केवल 1 से डिवाइड होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है आपका 2, ना कि 0 और ना ही 1। ये दोनों ही आपके गलत है। बहुत से स्टूडेंट को इनमें कंफ्यूजन है, तो आप इसको क्लियर रखिएगा। सबसे जो छोटा अभाज्य नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। देखिए, 2 के 2 फैक्टर होते हैं, ये केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 जो है डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे यहाँ पर बोला है कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहली क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, दूसरी आपकी 3 हो जाएगी, तीसरी क्या होगी 5, देन ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 11। 9 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 जो है 3 से भी आपका डिवाइड होता है। तो देखिए, यहाँ पर बोला है इनका एवरेज निकालना है, तो सिंपल इन सभी को आप योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और डिवाइड में क्या करना है आपको 5 करना है। तो देखिए, इसको आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 11 और 7 आपका होता है 18, 18 और 5 23, 23 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 5, यानी कि 28/5। बस इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.6 है ना। तो आपका जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 5.6, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या बोला गया था कि किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 1/5 अगर 24 है तो उसी संख्या का आपको 20% यहाँ पर निकालना। देखिए, कोई संख्या दी हुई है जिसका 1/3 यानी कि लिख लेते हैं। तो देखिए, संख्या आप x मान सकते हो, जो भी आपका मन हो आप मान सकते हो। तो x का 1/3, देन उसका 3/4 और उसका भी 1/5 इक्वल कितना मिल रहा है आपको 24। तो उसी का आपको 20% निकालना है। तो बस मल्टीप्लाई आप 20% यहाँ पर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो पहले वैल्यू कट हो रही है उसको आप कट कर लीजिएगा। देखिए, ये क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा।
1/5 से आपका ये 1/5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 24 में, तो बस जो भी आपकी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 96। तो 96 आपका क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पर आपको बोला गया था कि रमेश और नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला रमेश उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ नरेश जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए टाइम एंड वर्क का एकदम बेसिक सा एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पर है रमेश प्लस नरेश, देन ये किसी काम को 6 दिन में करते हैं। आगे बोला है कि रमेश जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो पूछा है यहाँ पर कि नरेश उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर अगर रमेश और नरेश के काम में से अगर आप रमेश के काम को घटा देते हो तो नरेश का काम यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सा यही आपको करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई आप ऊपर करिएगा, तो 6 × 10 और दोनों का डिफरेंस, क्योंकि आपको घटाना है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 दिन। तो 15 दिन में जो है अकेला नरेश उस काम को करेगा, तो कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था, जहाँ पर बोला गया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो यानी कि अनुपात आपको दिया हुआ था 5:4 का। देन बोला गया था कि हानि का जो प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्रय मूल्य, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीपी गिवन है आपको रेशो में कितना है फ्रेंड्स, 5। देन एसपी आपको गिवन है रेशो में कितना है, 4। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य जो है मतलब आप किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदते हो और 4 रुपये में बेचते हो, तो आपको जो लॉस होगा यानी कि हानि होगी वो कितना होगा, यानी कि 1 रुपये, ठीक है, या 1 यूनिट भी बोल सकते हो, है ना। तो आपको ज्ञात क्या करना है, हानि का प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप लाभ निकाल रहे हो या हानि निकाल रहे हो, हमेशा आपका लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। बस इतना सा आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और सेलिंग प्राइस में निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही आपका गलत तरीका होता है, क्योंकि आंसर आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है लॉस परसेंट, तो मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको लॉस को ऊपर यानी कि हानि को ऊपर, देन यहाँ पर ये निकलता है आपका सीपी पे, हमेशा सीपी पे निकलता है, और परसेंटेज में जब वैल्यू चेंज होती है तो मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं हम, 100 से। तो बस यहाँ पर आप लिख लीजिएगा लॉस आपको गिवन है 1, देन सीपी आपको गिवन है 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, तो ये आपका निकल के आएगा फ्रेंड्स 20%, यानी कि 20% आपका क्या हो जाएगा, हानि, यानी कि लॉस का जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा आपका 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से, देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, परसेंटेज का सवाल है। चीनी के भाव में जो है 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च यानी उसके एक्सपेंसेस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। यानी कि बोला गया है कि चीनी का मूल्य जो है वो 40% कम हो गया, लेकिन गृहिणी जो है अपने खर्चे जो है सेम रख रही है, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर बोला गया है कि उसके जो कितने मतलब खपत जो है कितनी ज़्यादा आएगी। देखिए जब भी कोई भी वस्तु हो, अगर उसमें कमी आती है तो आप जो है उसको खरीदोगे तो आपको वो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बोला है कि 40% की कमी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 40% की कमी बोला है ना, यानी कि सबसे पहले आपको पता है कि पहले 100 था, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 40% की कमी आ रही तो अब कितनी हो जाएगी, 60 रुपये में वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। लेकिन पैसा सेम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं ना, पैसे में यहाँ पर सेम खर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले क्वांटिटी कम मिल रही थी तो इस बार ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि भाव जो है वो क्या हुआ है, 40% कम हुआ है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है फ्रेंड्स, डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 40। नई वाली वैल्यू कितनी है 60, तो 60 से डिवाइड करिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद नहीं रखना। तो ये होता है आपका 2/3। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे फ्रेंड, 2/3 कितना होता है परसेंटेज में, ये होता है आपका 66 और 2/3%, ठीक है। तो 66 सही 2% आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल से पूछा गया था, एरिया का ये क्वेश्चन है, जहाँ पर सवाल में बोला गया था कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए। देखिए यहाँ पर जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है उसमें आप क्या कर रहे हो, 20% की वृद्धि कर रहे हो।
तो जो उसका क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जब भी किसी चीज़ में वृद्धि का बोला जाए तो आप 100 में जोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसी प्रकार से मैंने सारे सवाल करवाए हुए। तो जब भी वृद्धि बोले तो 100 में जोड़िए, कमी बोले तो 100 में से आपको माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर क्या बात की गई है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस को क्या करा गया है, 20% की वृद्धि कर दी गई। तो देखिए पहले अगर रेडियस अगर 100 होगी तो अब कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, वृद्धि बोला है तो 120% हो जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा, अगर कमी बोलते तो 100 में से 20 को माइनस कर लेते हैं यानी कि 80 हो जाता है। लेकिन फिलहाल सवाल में वृद्धि बोला है तो वृद्धि करना है, कमी बोले तो कमी करना है। आप सभी को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर के ऊपर क्या लगता है यहाँ पर स्क्वायर, यानी कि आर की पावर 2 होता है। तो यहाँ पर आपको रेडियस 2 बार लिखनी पड़ेगी। तो पहले अगर 100 थी, अगर वृद्धि हुई है तो अब कितनी हो जाएगी 120, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, फिर 120 डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। बस इसको सोल्व कर लिए तो 100 से आपका 100 चलता बना, 1 और 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल, 12 इंटू 12 यानी कि कितना होता है 144। 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना होगा 144। पहले क्षेत्रफल आपका 100 था, अभी रिसेंटली हमने निकाला तो कितना हो रहा है 144, यानी कि वृद्धि कितनी हुई है 44% की। तो 44% की वृद्धि आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया जाता है कि 44% की वृद्धि, 44% की कमी, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा ना। बहुत से स्टूडेंट आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन उनका कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि वृद्धि पर टिक लगाए या कमी पर टिक लगाए। तो 100 से ज़्यादा होती है वैल्यू तो ओबियसली वृद्धि होने वाली है तो वृद्धि हो जाएगा ना। अगर 100 से कम वैल्यू निकल के आएगी तो उस केस में आपका कमी होगी। तो फ्रेंड्स ये थे आपकी पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक करके बताइएगा। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आपका मन करे। साथ ही में चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिएगा। साथ ही में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।